स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टुडे एंड शाइन टुमारो। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग में जो भी इंट्रोडक्शन में टर्म्स यूज होंगी आज हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म है पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है पहले वो देखते हैं। पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि हमें डाटा जो है वो एक सिंबल दे दिया होगा, उससे हमारा डाटा रिप्रेजेंट होगा। जैसे मान लो कि ये एप्पल है ना, जो एप्पल ये डिनोट कर रहा है 100 एप्पल को, मतलब कि 100 एप्पल की जगह हम एक एप्पल का सिंबल लगाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, 1 एप्पल स्टैंड्स फॉर 100 एप्पल्स। मतलब अगर हमें पूछा होगा कि इस मंथ में कितने एप्पल हमने बेचे या कुछ, तो हम 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम एक एप्पल मतलब 100 हो गया। तो अगर ऐसे ही चलो मान लो कि किसी ने, जैसे जुलाई मंथ है, ठीक है, जुलाई मंथ में अगर 200 एप्पल हमने सेल किए तो उसमें उस सिंबल में ये हम लिख लेंगे सिर्फ 2 एप्पल, ठीक है। इसका मतलब हो गया 200 एप्पल। ऐसे ही अगस्त में हो गया 250। तो 250 है ना, 2 तो पूरे आएंगे मतलब 200, और हाफ मतलब 50 को हम इस एप्पल को भी हाफ ही डिनोट करेंगे, ठीक है, मतलब हाफ एप्पल। तो ये होंगे 250। ऐसे सितंबर में अगर 300 एप्पल हमने सेल किए तो उसका डाटा ऐसे हो जाएगा कि 1 एप्पल, 2 एप्पल एंड 3 एप्पल। तो इस तरह से हमने पिक्टोग्राफ की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया। डाटा वही होता है कि हमारा जो हमने ऐसे ही बहुत सारा कलेक्ट किया होता है। जैसे डाटा अगर मार्क्स हो जाए, हमारे स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक के मार्क्स होते हैं, तो जब लास्ट में हमें मार्कशीट मिलती है तो उसका पूरा जो रॉ डाटा होता है उसको एक फॉर्म में लिखते हैं, तो उसी को हम डाटा बोलते हैं। अब डाटा हम बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करते हैं। बार ग्राफ में क्या होता है कि हमें कोई डाटा दे दिया होता है, तो उसको हमने बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मान लो जैसे हमारे पास है कि ये मार्क्स हैं और 2003, 2004 और 2005 के मार्क्स बताने हैं बच्चों के। ये कुछ दिए हुए हैं हमें कि 2000 में 50 मार्क्स हैं, 2004 में 100 मार्क्स हैं और 150 मार्क्स हैं। तो इसकी बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। तो बार ग्राफ में कैसे करते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हो गया। इनका गैप जो होता है ना वो सेम रखना होता है। इस साइड आ जाएंगे ईयर्स आ जाएंगे, और इस साइड आ जाएंगे मार्क्स कि कितने मार्क्स, ठीक है। अब जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया कि ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है। यहाँ पे 2003, 2004, 2005, ठीक है। अब यहाँ पे बताया कि 2003 में 50 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो बस ऐसे कर लेना, ये हो गया 2003। यहाँ पे 25, 50, 75, 100 और 125, ऐसे चलेगा, ये 150 तक चले, ठीक है। ये हो गया 2003 का डाटा कि हमारे मार्क्स आए 50। अब 2004 में आ रहे हैं 100, तो वहीं ये जो बार है ना वो 100 पे जाके रुकेगा, तो ऐसे हो गया, ये हो गया 100 पे। अब सेम
2005 में आएंगे 150, तो 150 कहाँ लाई कर रहा है, बस उसको देखना है और ऐसे बना लेना। तो इस तरह से हम डाटा को बार ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ये बार है ना, इसकी जो हाइट होती है, जैसे बार की जो हाइट है वो हमें क्वांटिटी बताएगी ईच कैटेगरी की, ठीक है। बार हाइट गिव्स द क्वांटिटी ऑफ ईच कैटेगरी। यहाँ पे मैंने मार्क्स लिए हैं, आप कुछ भी लेके वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो इसकी विड्थ होती है ना, वो इक्वल होगी और गैप भी इक्वल होगा। विड्थ एंड गैप्स आर इक्वल, उसकी जो विड्थ और गैप होंगी वो इक्वल होंगे। नाउ सेकंड है डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या है, जैसे वहां पे तो हमें सिर्फ एक ही डाटा दिया कि मार्क्स दिए, अब इसमें बता देंगे, देखो इसमें हो गए मार्क्स, जैसे मैथ्स के मार्क्स ला लो, ठीक है, 8th क्लास की मैथ के मार्क्स हैं, तो वो क्या बताएंगे 2006 के और 2007 के वो मार्क्स बताने हैं। अब इसमें डबल ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा, डबल में भी वैसे ही करना है, ऐसे। अब अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, मैथ्स के हो गए, साइंस के, इंग्लिश के, ठीक है, ये तीनों के बताएंगे। अब ये डाटा हो गया 2006 का और 2007 का। मार्क्स किस किस के हैं, मैथ, साइंस और इंग्लिश, तो हम लिखेंगे मैथ्स, गैप सेम होगा इसमें, साइंस और इंग्लिश का। अब 2006 में कितने आए, इसमें लगा लो 50, 100 और कुछ भी दे सकते हैं वो डाटा। जैसे 2006 में मैथ्स के मार्क्स आए हमारे 50, तो ये बच्चों के ये आ गया। अब वहीं 2007 में कितने आए हैं, 100 आए हैं, तो उसी के साथ ही जो दूसरा बार ग्राफ होगा वो ऐड हो जाएगा। तो ये 6 के भी हैं और 2007 के भी, ये भी 6 के भी हैं और 2007 के भी, ठीक है। ऐसे ही साइंस के मान लो कि 2006 में आए हैं 150 और 7 में आए हैं 100, तो इसके साथ रिप्रेजेंट हो जाएगा। इंग्लिश के मान लो कि 150 आए हैं इसमें और 100 आए हैं इसमें। तो इस तरह से हम डबल बार ग्राफ जो होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे 5 था तो 5 और 6 कर लो, 5 और 6, 5 और 6, इसका कुछ नहीं, मैं बस आपको ये समझा रही हूं कि डबल बार ग्राफ में क्या होगा कि हमें डाटा 2 डाटा दिए होंगे और उसको डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब नाउ नेक्स्ट है पाई चार्ट। अब देखो पाई चार्ट क्या होता है, ये सर्कल की फॉर्म में होता है। अब डाटा जो होगा ना हमें रिप्रेजेंट करना होगा सर्कल की फॉर्म में, जैसे ये हो गया सर्कल, ठीक है, ये एक सर्कल ऐसे बना होगा, इसमें कुछ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे दे देंगे कि जो फुटबॉल है वो 70% बच्चों को पसंद है, तो उसका कुछ ऐसे होगा। ऐसे ही क्रिकेट है, वो 25% बच्चों को पसंद है। यहाँ पे परसेंट मैंने लिख लिया, कुछ भी दे सकते हैं, नंबर्स भी दे सकते हैं। और अदर स्पोर्ट्स ऐसे, उनको वो 5%, मतलब स्पोर्ट्स पे सर्वे हुआ तो हमें वो निकाला कि फुटबॉल जो है वो 70% लोग पसंद करते हैं, क्रिकेट 25% और अदर स्पोर्ट्स 5%। ये तो हो गई ड्राइंग। अगर हमें डाटा दिया होगा और हमें इसमें रिप्रेजेंट करना होगा तो फिर कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो ड्राइंग अ पाई चार्ट।
हम पाई चार्ट को ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो हमें एक डाटा दिया है कि चॉकलेट जो है वो 50% बच्चों को पसंद है, वेनिला चॉकलेट जो है वो 25 और अदर्स जो है वो भी 25% बच्चों को पसंद है। ठीक है, अब ये परसेंट की फॉर्म में है तो हमें पहले डाटा इसकी जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब फ्रैक्शन कैसे करेंगे, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही 25 को भी 100 से डिवाइड करेंगे और ये भी 25 को 100 से डिवाइड करेंगे इसको। और ये जब इसकी फ्रैक्शन की तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2, 1/4 और ये भी 1/4। 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100, 52 ज़ा 100, ऐसे हो गया। अब ये था हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया होगा। अगर मान लो कि आपको दिया होगा कि नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ मतलब आइटम्स कुछ भी होगा वो 75 है। ठीक है, अब उसमें से 50 चॉकलेट हैं तो उसको कैसे करना होगा, 50 और नंबर ऑफ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ, उसको यहां पे करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, 2/3 ऐसे। बट हम इसमें इसको ले रहे हैं तो इसको करते हैं। अब ये हो गया हमारा कि हमने इसकी फ्रैक्शन निकाल ली। अब इसको डाटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो सर्कल है ना, तो इसका पहले हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़ता है। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है ना वो किसका पूरा कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री। तो जो भी हमारी ये फ्रैक्शन आई है उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको 1/2 को 1/2 360 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 180। 1/4 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। ऐसे ये भी 1/4 360 से करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, मतलब ये आ गया। अब इसको हमने पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो एक सर्कल बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं, जो जैसे ये सर्कल बना ली। ठीक है, इसको पहले हमने सेंट्रल एंगल मतलब सेंटर लेना है, इसका सेंटर लिया तो रेडियस आएगा। पहले हमने रेडियस बना लिया इसका। अब इसमें से हम कोई भी 2 लेंगे ना तो तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे हम लेते हैं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन में आता है, ये बन गया 180 डिग्री। तो 180 में क्या थे, चॉकलेट, तो चॉकलेट इतने आ गए। अब वेनिला जो है वो 90 डिग्री है, तो यहां से ही 90 डिग्री ऐसे बनेगा। तो एक 90 डिग्री अगर ये बना तो दूसरा भी बन गया। तो यहाँ पे आ गया वेनिला और यहाँ पे आ गए अदर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी डाटा जो हमें दिया होगा तो हम उसको पाई चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ना थर्ड है ग्रुपिंग डाटा। पहले है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। देखो ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या होगा, हमें कोई भी ऐसे रैंडम डाटा दिया होगा उसको हमने ऑर्गेनाइज करना है। जैसे देख लो ये नंबर्स हैं, जैसे 3 नंबर हैं 1 3 और 5, ये नंबर्स हैं, तो इनका हमें डाटा दे दिया। जैसे 1 3 5 5 3 1 1 3 5 5 3 1, ऐसे कुछ दिया है। अब हमें यहाँ पे बताने हैं कि 1 कितने टाइम आया है, 3 कितने टाइम आया है और 5 कितने टाइम आया है। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं, फिर आएगा टैली मार्क्स।
ये तो आपने सुना होगा कि टैली मार्क क्या होता है और फ्रीक्वेंसी। इस तरह से हम इसको डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। अब यहां पे काउंट करो, 1 कितने टाइम आया, 1 2 3 4। नंबर कौन सा है, 1। कितने टाइम आया, 4। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, 4। अब टैली मार्क में 4 को कैसे लिखते हैं, ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब नंबर 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार ही आया नंबर 5, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4। इस तरह से हम इस डाटा को टैली मार्क में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 3 कितनी टाइम आया, यहां देखो, 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर 3 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 5 और कितने टाइम आया, 5 टाइम। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और 5 के लिए स्लांटिंग लाइन लगाते हैं। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी कि टैली मार्क में हम कैसे काउंटिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट है ग्रुपिंग डाटा। अब डाटा को हम ग्रुप कैसे करेंगे, जैसे ग्रुपिंग में दिया है तो हम उसको ग्रुप्स में डाटा को करेंगे। देख लो, जैसे ना मार्क्स दिए हैं, मैथ्स के लगा लो, 50 मार्क्स हैं, ठीक है। और हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा निकालना है कि ये 50 मार्क्स किसके कितने आए हैं, किसी के 10 आए होंगे, किसी के 20 आए होंगे। तो हम उसको कैसे ग्रुप में करेंगे रिप्रेजेंट, वो करते हैं। इसके लिए क्या होता है, क्लास इंटरवल लिखते हैं। क्लास इंटरवल कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है ना, तो हम क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, 0 से 10, ऐसे होगा 0 से 10, फिर 10, यहां से ही 10 स्टार्ट होगा, 10 20, फिर यहां आएगा 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। इस तरह से हम क्लास इंटरवल बनाएंगे। फिर टैली मार्क होगा, सेम वही उसकी तरह, बस इसमें ग्रुप्स की फॉर्म में हम कर रहे हैं। और थर्ड होगा फ्रीक्वेंसी। ये देखो, मैं एक ऐसे रैंडम डाटा लेती हूँ। जैसे मान लो कि 0 से 10 जो है ना वो 4 बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो बच्चे मार्क्स 4 स्टूडेंट्स हो गए और कितने मार्क्स आए हैं, 4। तो ये 4 हो गया। अब मान लो कि 10 से 20 के बीच में 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो कितने मार्क्स हैं, 10। तो 5 एंड 5, 10 हो गए। अब 20 से 30 के बीच में लगा लो कि 15 बच्चों के आए हैं। तो फ्रीक्वेंसी आ गई 15। और 15 कैसे लिखेंगे, 5 को 3 टाइम, ऐसे ही 30 से 40 के बीच में 3 स्टूडेंट्स लगा लो, तो फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी और 3 ऐसे आ जाएगा। और 40 से 50 लगा लो 4 की, तो ऐसे 4। इस तरह से हम ग्रुप में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सेकंड है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज के होने के चांस कितने हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब ही हो गया कि कोई चीज होने के चांस, जैसे बारिश होगी तो कितने चांस है, हम कैसे बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि चांस कितने हैं कोई भी चीज को होने के। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब कितने होने के चांस हैं और कितने में से, ठीक है। जैसे कॉइन ले लो, इसका फॉर्मूला, ठीक है। कॉइन ले लेते हैं हम। अब कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। हेड और टेल ही आने के चांस है।
अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब हेड के कितने चांस हैं आने के, तो हेड एक ही बार आ सकता है, तो कितने चांस हैं वो, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब कितने में से, हेड और टेल दो चीज हैं तो दो में से, ऐसे ये हेड के चांस हो गए। ऐसे टेल के चांस देख लो, टेल के कितने होंगे, एक ही होगा, कितने में से, दो में से। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डाइस ले लो, डाइस हो गई, डाइस के कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, 6। अब 3 नंबर 3 जो है, ठीक है, नंबर 3 के कितने चांस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, तो 3 देखो कितने टाइम आ सकता है, एक ही बार आएगा 3, और कितने में से यहां पे टोटल क्या हो गया, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब 6 में से 3 के आने के एक बारी चांस है। अब ऐसे चलो ये तो इजी हो गया। अब हम बताएंगे कि जैसे 4 से कम कितने नंबर का आने का चांस है, तो कैसे करेंगे, 4 से कम कितने हैं, 1 2 3, मतलब 3 से यहां पे लिखेंगे लेस देन 4 से आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3, 3 ही चांस हैं, और कितने में से, 6 में से। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएंगी उसमें। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।